जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप एक्ट, मतलब भारत में नागरिकता के कैसे कानून हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छीनी जा सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो कैसे मिलती है। तो इसके लिए हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूनियन टेरिटरी पढ़ लिया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है पार्ट सेकेंड, जिसमें हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 5 to 11। देखिए हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक यहाँ पे पहले लिख दिया है ताकि आपको समझने में अच्छा हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत की नागरिकता के क्या प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं भारत के नागरिकता के लिए। तो हमारा पहला जो मतलब हमारा 5वां जो आर्टिकल है, आज का पहला आर्टिकल हमारा 5वां आर्टिकल ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम समझते हैं कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 6 जनवरी 1950, 26 जन 1950, इस दिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इस दिन भारत का जो सिटीजनशिप कानून, मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस दिन लागू हो गया था। तो ये इसके अंदर जो प्रावधान है हम उसको देखते हैं। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। तो उसका आर्टिकल 5 का ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ हो या उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्मा हो या उसके पेरेंट्स मतलब माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति अगर भारत में पैदा हुआ हो, उसकी यहाँ से सिटीजनशिप है, तो उसके बच्चों को भी यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये आर्टिकल 5वां कहता है। देखिए एक वर्ड होता है डोमिसाइल, एक होता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है जो सेकेंड वर्ड दैट इज डोमिसाइल। तो डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो प्रूव करता हो कि ये व्यक्ति इंडिया में रहा है और आगे भी इंडिया में रहेगा। द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कानून लागू हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू, संविधान लागू हो गया था, उसके बारे में बताता है। और डोमिसाइल वो कहता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट जो बताता हो कि ये व्यक्ति इंडिया में रह रहा था और आगे भी इंडिया में रहेगा। अगर हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA की हम बात करें 2019 ने जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लाई थी, तो इसी डोमिसाइल की बात कर रही थी कि आप कागज़ दिखाइए। तो उनको ये देखिए, वो हमें नहीं पता थी किस आर्टिकल के अंदर वो मांग रहे थे, लेकिन इस आर्टिकल 5 के अंदर वो बोल रहे थे कि हमको अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो हम बोलते थे तो हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। तो ये डोमिसाइल जो वर्ड है, डोमिसाइल, ये इसी के अंतर्गत आता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करता हो कि ये व्यक्ति इंडिया में रहा था और आगे भी इंडिया में रहेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 6 ये है राइट ऑफ सिटीजनशिप, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 ये कहता है कोई ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान, इंडिया में चला आया हो, पाकिस्तान से इंडिया में चला आया हो 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले वो पाकिस्तान से इंडिया में चला आया हो, क्योंकि उससे पहले ही मुस्लिम लीग ने ये कह दिया था कि ये वाला पाकिस्तान का एरिया ये हमें पाकिस्तान अदर कंट्री के लिए चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 19 जुलाई 1948, क्योंकि हमारा जो डिवाइड हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था, 14 अगस्त को वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 15 को हम मनाते हैं। तो 19 जुलाई से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आया हो तो इस एक्ट के तहत उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 7 ये है कि राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम द पाकिस्तान। कोई ऐसा व्यक्ति जैसे मान लीजिए इंडिया में रहता हो, इंडिया के बाद वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लिया हो, फिर वो उसे लगता है कि मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, मुझे इंडिया वापस लौट जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 7 के तहत वो इंडिया में वापस आ सकता है। अगर इंडिया में वापस आता है तो उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन 1 मार्च जस्ट अ मिनट, 1 मार्च 1947
1 मार्च 1947 से के बाद, अगर 1 मार्च 1947 के बाद वो इंडिया में आता है, क्योंकि इसके बाद तो हमारा डिवाइड हुआ था, लेकिन इससे पहले ये बात हो चुकी थी कि मैं मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों डिवाइड हुए। लॉर्ड बीटन जो आए थे, माउंट बीटन, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड किया था। तो 1 मार्च 1947 के हमारा डिवीजन 1948 में हुआ, क्योंकि ये पहले बात ही चल रहा था कि इंडिया, अगर वो वहाँ रह रहा था उसके बाद वो इंडिया के हिस्से में आता है, तो अगर इसके बाद वो आता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर इससे पहले वो इंडिया में आके अनडिवाइड इंडिया से पहले ही आके रह रहा हो तब उसे सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 5 हमारा क्या था, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 ये था कि कोई इंडिया में आ गया पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले इंडिया में रहता हो वो शिफ्ट हो गया पाकिस्तान वाले इलाके में, लेकिन वो 1 मार्च 1947 से पहले अगर इंडिया के हिस्से में अगर वो रह रहा हो तब वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद रह रहा हो तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 7, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है लेकिन वो विदेश में रहता है, अब्रॉड में रहता है। जैसे इंडिया सिटीजनशिप इंडिया का है, जैसे कनाडा में ज़्यादातर पंजाबी लोग रहते हैं, वो बोलते हैं NRI। इसे कहा जाए नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, है तो वो इंडिया का लेकिन वो इंडिया में रहता नहीं है, कभी कभार आता है इंडियन का सिटीजनशिप, उसके पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब वो इंडिया का रहेगा, लेकिन वो रह रहा है भारत को छोड़ के, सॉरी, वो रह रहा है विदेश में। तो इसके तहत उससे अगर वो इंडिया में आता है तो उसको ये कानून है कि वो इंडिया में आ सकता है और जा सकता है। इसके लिए अलग कानून है, OCI कार्ड गवर्नमेंट जारी करती है। NRI के लिए उसको OCI कार्ड कहा जाता है। तो आर्टिकल हमारा 8 था कि NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, वो ऐसे व्यक्ति जो इंडियन के सिटीजन्स हैं लेकिन वो इंडिया में रहते नहीं हैं। इसीलिए हर साल भारत सरकार प्रवासी दिवस मनाती है कि जो इंडियन विदेश में रहते हैं वो अपने देश वापस लौटें। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 9 हमारा ये करता है, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो आर्टिकल 9 के तहत वो व्यक्ति इंडियन की सिटीजनशिप खो देगा। यानी कि भारत केवल सिंगल सिटीजनशिप देता है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, समझ कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता लेता है, कोई है थाईलैंड बैंकॉक की नागरिकता लेता है, कोई है जो जापान की नागरिकता लेता है, कोई है जो भूटान चला गया, बर्मा चला, वो पाकिस्तान चला गया, तो अगर वहाँ की नागरिकता लेता है तो इंडियन की नागरिकता खत्म है, क्योंकि उससे एम्बेसी में आके ये रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा कि मैं यहाँ की नागरिकता ले रहा हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट वो अपनी नागरिकता खत्म कर लेगा एक डॉक्यूमेंट के प्रोसेस के तहत। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिसका जन्म होता है विदेश में, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म होता है विदेश में, अगर वो वहाँ की नागरिकता लेता है तो वो इंडियन की नागरिकता खो दे, भारतीय की नागरिकता खो देगा। अगर हम देखिए कंपेयर करते हैं आर्टिकल 9 को, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 को और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो देखिए इंडिया अपने व्यक्ति को, अपने सिटीजन्स को सिंगल नागरिकता प्रदान करता है। क्योंकि ये नहीं कहता है कि मैं, जैसे मान लीजिए कोई गोरखपुर का है, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, चाहे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, चाहे मैं कहीं दूसरे स्टेट का निवासी हूँ। भारत आप नेशनलिटी में हमेशा लिखते हैं इंडियन, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, सिंगल नागरिकता। लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति अपने राज्य का भी नागरिक होता है और अपने देश का भी नागरिक होता है। जैसे हम अपने राज्य के नागरिक नहीं है, फिर हम भारतीय कहलाते हैं। और अमेरिका में ये है, कोई व्यक्ति कोई वाशिंगटन DC का है, कोई कैलिफोर्निया के है, कोई न्यूयॉर्क सिटी का है, तो वो सबसे पहले उस स्टेट का नागरिक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का है, तो अगर अमेरिका के तहत देखा जाए तो वो व्यक्ति पहले महाराष्ट्र का नागरिक है, उसके बाद वो इंडिया का नागरिक है। ये था अमेरिकन का। इंडियन का ये है कि एक सिंगल सिटीजनशिप मिलता है और अमेरिकन में 2 सिटीजनशिप मिलता है। आप अपने राज्य के साथ साथ अपने देश के भी नागरिक हैं। और आर्टिकल 10 हमसे ये कहता है कि अगर आप आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 के तहत अगर आप भारत की नागरिकता लेते हैं तो पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह आर्टिकल 10 के तहत आपसे आपकी नागरिकता छीन सकता है कुछ सर्टेन केसेस के अंदर। कोई व्यक्ति को आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 के तहत भारत की नागरिकता मिलता है, तो आर्टिकल 10 की मदद से पार्लियामेंट या गवर्नमेंट
को ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 10 की मदद से उन मिले हुए सिटीजनशिप नागरिकता को वो ले सकती है, मतलब वापस ले सकती है, आपको नागरिकता से हटा सकती है। और आर्टिकल 11 ये कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट टू द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट कानून के अंदर, पार्लियामेंट सिटीजनशिप के अंदर चाहे तो कानून बना सकती है। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में CAA जो अमेंडमेंट लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 2019 में। तो आर्टिकल 11 की मदद से, अगर आप आर्टिकल 11 पढ़े हैं तो आपको समझ सकते हैं कि हाँ में नहीं कुछ हो जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान, स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं कि आप उसको नहीं छेड़ सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब ये होता है कोई ऐसा चीज़ जो पहले से तो बन चुका है। अमेंडमेंट होता है सुधार, मतलब आर्टिकल 11 के तहत से अगर गवर्नमेंट कहें या पार्लियामेंट, दोनों एक ही बात है। अगर आर्टिकल 11 की मदद से पार्लियामेंट की ये पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे वो सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर कोई स्पेशल लॉ बना सकती है। तो मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके ही जो नया सिटीजनशिप एक्ट बनाया था वो आर्टिकल 11 की मदद से ही बनाया था। तो ये था हमारा आज का सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 5 to 11। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ताकि हम आगे अच्छी वीडियो और ला पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।